बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्पेशल टीवी के प्रोग्राम दस्तक में मैं हूं आपका मेज़बान एडवोकेट फवाद मुनीर मुगल। नाज़रीन, आज हमने कानूनी निज़ाम तालीम की खामियों पर बात करने के लिए दावत दी है अपने स्टूडियो में फाइनल ईयर की तालिबा जुनैरा और अब्दुल्ला को। वेलकम टू द शो जुनैरा। जुनैरा, आप ये बताएं कि आपने लॉ करने का फैसला क्यों किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जैसा कि हमारे मुल्क की तरक्की के लिए सबसे अहम तीन चीज़ें हैं, जिसमें हमारा तालीमी निज़ाम आ जाता है, हमारी सेहत आ जाती है और कानून पर अमल दरामद आ जाता है। तो मेरा ख्याल से ये है कि जो वकालत है वो ये एक दरवाज़ा खोलती है कि आप कानून पर अमल दरामद करवा सकें। तो वकालत को इंतखाब करने का बेसिकली मेरा पर्पज़ जो है वो यही है कि मैं कानून पर अमल दरामद करवा सकूं, जहां तक मुझसे जो है ये पॉसिबल हो सके कि मैं कानून को कैसे अमल दरामद करवा सकूं, उसमें जो ड्रॉबैक्स हैं उनको मैं कम्पीट कर सकूं। तो वकालत को इंतखाब करने का मेरा जो बुनियादी मकसद है वो यही है और इंशाल्लाह मैं इसको मुकम्मल करना चाहूँगी। यानी कि आपने मुल्क के हालात जो देखे हैं, आपने उसको सामने रखा है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा वायोलेशंस हैं, हर चीज में आपने खराबियां देखी हैं, ड्रॉबैक्स देखे हैं। जी जी, तो आपने उस चीज को सामने रख के ये फैसला किया कि मैं पहले जो है वो लॉ करूं, फिर इन खराबियों को मैं दूर करने की कोशिश करूं। जी जी, बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे मतलब मुल्क में बहुत सारे ऐसे हालात भी सामने आए हैं कि कानून जो है वो है तो है, लेकिन उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन भी सही तरह से नहीं हो पा रही, और अगर वायलेशन होती है तो हमारी कानून में मतलब लोग अदालत में जाने की बजाय उसको बाहर ही पुलिस सिस्टम एक जो शुरू हुआ है वहां पर ही सब कुछ जो है वो हल कर लेते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो पुलिस का सिस्टम है वो एक सिर्फ रिश्वत पर मुबनी है। ठीक है। तो यहाँ पर जो है हालात हमारे अदालत की बजाय बाहर हल हो जाते हैं, और उसी को ही लेकर मैं ये चाहती हूँ कि हम लोग इंसाफ कायम करें और इंसाफ जो है वो पुलिस स्टेशन की बजाय अदालत में दिया जाए, क्योंकि अदालत जो है वो बेसिकली इंसाफ मुहैया करने के लिए ही बनाई गई है। अगर लोग बाहर से ही अपना इंसाफ लेना शुरू कर देते हैं तो एक तो वो जो सोसाइटी का हमारा तकाजा है वो पूरा नहीं हो पाता और लोग जो है मजीद वायलेंस करते जाते हैं। ठीक हो गया अब्दुल्ला। अच्छा, इसमें वकालत का जो उन्होंने बात की, वकालत एक दरवाजा खोलती है। ये दरवाजा जो है मैं इसमें एडिशन करना चाहता हूँ कि ये जो दरवाजा खुलता है ये बेसिकली एक रेवोल्यूशन की तरफ भी दरवाजा खुलता है। अब अगर आप दुनिया में देखें तो जितनी रेवोल्यूशंस हुई हैं उसमें तकरीबन 90% जो हाथ है वो वकला साहिबान का है। हमारा जो पाकिस्तान है वो भी जिनकी रेवोल्यूशन है वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने ख्वाब देखा और जिन्होंने ताबीर किया, ये सारे वकला हजरात हैं। तो वकालत रेवोल्यूशन के लिए बहुत जरूरी है। तो इस वजह से वकालत का पेशा इख्तियार करने का मकसद ही है कि जो मुआशरा है उसके अंदर जो रेवोल्यूशन चाहिए उनको पूरा किया जा सके किसी भी तरह से। ठीक हो गया। आप भी यही इरादा रखते हैं? आपका भी मतलब जो आपने जिस चीज को सामने रखा है वो ये है कि आप रेवोल्यूशन लाना चाहते हैं, कोई इस सिस्टम के खिलाफ देखें जो चेंज करना चाहते हैं। जो सिस्टम है वो आजकल यही चल रहा है कि जो ताकतवर है वो ताकतवर तरीन होता जा रहा है और जो बेचारा कमजोर है वो दबता चला जा रहा है। जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो इस सिस्टम को बदलने की जरूरत है। कानून भी यही कहता है कि हर बंदा जो है वो कानून के सामने बराबर है। जी डंडे सोटे खा लेंगे पुलिस की? नहीं, खैर अल्लाह खैर करे, ऐसा तो नहीं होगा। जाहिर है हो सकता है, आपको ज़हनी तौर पे तैयार रहना चाहिए। आपने इनकलाब की बात की है, ये जो तहरीकें होती है ना इनकलाब की, रेवोल्यूशंस जिन्हें हम बोलते हैं, इनको 100 साल भी लगते हैं अगर आप तारीख का मुतालिया करेंगे तो। ठीक है, आपके जज्बे की मैं कदर करता हूँ। तो ये जज्बा अगर तो इसमें एक कंसिस्टेंसी रहेगी मुस्तकिल मिजाजी तो ये तोड़ चढ़ेगा। तो अगर आप डर गए, आपने कहा जी छोड़ो जी मैं केड़े पासे लग गया हूँ, लोगों ने आपको जो है वो हौसला अफजाई नहीं देनी बल्कि आपको डिस्करेज करना है। ठीक है, तो अगर इस उम्र में तो हौसला बंदे का होता है, बंदा बड़े बड़े रिस्की फैसले भी करता है, मगर आगे चल के अगर आप इन पे कायम रहेंगे ना तो फिर आपका जो ये रेवोल्यूशन है ना ये अमली शक्ल इख्तियार कर जाएगा। अच्छा जुनैरा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप फीमेल हैं, तो दाखिला लेने के बाद आपको अपने खानदान की तरफ से, दोस्तों की तरफ से या किसी भी तरफ से किसी किस्म की कोई मुश्किलात आई हो कि आप लड़की हैं, बेटा क्यों पढ़े हो, लड़कियां ये नहीं करती, घरदारी सीखो, आपकी शादी हो जानी है, फलां फलां फलां? जी, यहाँ पर जो आपने ये बात की है कि फीमेल, तो हमारी जो सोसाइटी है यहाँ पर अलमिया है ही ये कि यहाँ पर खातून जो है उसको
मर्द के मुकाबले में समझा जाता ही नहीं है कुछ भी। उसमें सबसे पहले जो मसला आता है वो यही आता है कि लड़की को तालीम हमने नहीं दिलवानी, क्योंकि अगर हम लड़की को तालीम दिलवाएंगे तो वो लड़के से आगे निकल जाएगी या उसके मुकाबले में आगे खड़ी हो जाएगी। ये गलत कॉन्सेप्ट है, ये बहुत गलत कॉन्सेप्ट है। अगर मतलब इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट होता तो यकीनी सी बात है कि हमारे कुरान पाक में भी जो है इल्म का जिक्र अगर हुआ है तो उसके साथ मर्द स्पेसिफाई नहीं हुआ, ठीक है। और अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस चीज का जिक्र किया है कि तालीम हासिल की जाए तो इसमें भी स्पेसिफाई नहीं हुआ कि ये सिर्फ मर्द ही हासिल करे, मतलब तालीम मर्द और औरत दोनों के लिए बराबर ही है। तो मैं ये समझती हूँ कि हमारे यहाँ जो ये एक अलमिया बन चुका हुआ है कि औरत अगर बाहर निकलती है या वो बाहर निकलेगी तालीम हासिल करने के लिए तो वो मर्द को कम्पीट करेगी, जबकि इल्म का जो मकसद है वो एक शऊर से है, और शऊर हासिल करना अगर मर्द के लिए जरूरी है तो वो एक फीमेल के लिए भी वैसे ही जरूरी है, क्योंकि जो औरत है वो अगर शऊर हासिल करती है इल्म के जरिए से तो वो आगे आने वाली अपनी नस्ल को तरक्की देगी, एक अच्छी माँ बनेगी, एक अच्छी बीवी बनेगी और एक अच्छी बहन बनेगी। बिल्कुल। तो इसी तरह ही मैंने भी फीमेल होने के तौर पर इस चीज का काफी जो है वो सामना किया। अच्छा। अपनी फैमिली की तरफ से, मतलब मेरे जो रिलेटिव्स थे उन्होंने मुझ पे जो है काफी क्रिटिसाइज किया। उन्होंने मुझे ये कहा कि आप मतलब वकालत को छोड़ दें, अच्छा, आप उसमें दूसरी फील्ड की तरफ आए, और भी फील्ड्स हैं, कपड़े सिलें जी, इसी तरह ही कि आप जो है तालीम ना हासिल करें, क्योंकि इसमें किसी किस्म का कोई शऊर नहीं है। मतलब आप जाओगी मर्दों के साथ काम करोगी, जबकि मैं ये समझती हूँ कि आजकल जो हमारी सोसाइटी है उसका तकाजा ये है कि औरत मर्द के साथ हर जगह पे बढ़ रही है, हर जगह पे वो काम कर रही है, तो व्हाई नॉट कि वो लॉयर बने एक, ठीक है। आपने फिर क्या जवाब दिया जब आपको आपकी फैमिली की तरफ से, रिलेटिव्स की तरफ से ये बात कही गई कि छोड़ो तुम क्या करने लगी? जी, मेरी फैमिली की तरफ से या रिलेटिव की तरफ से जो ये मुझ पर तनकीद हुई, वहां पर मैं एक तो अपने इस फैसले पर डटी रही, क्योंकि मैंने बहुत ही टाइम पहले ये फैसला कर लिया था कि मैंने जो है कानून पढ़ना है, कानून पढ़ के उसको आगे अमल दरामद करवाना है। जो मैंने अपनी सोसाइटी में इर्द गिर्द बहुत सारी नाइंसाफियां होते हुए देखी हैं, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो पेरेंट्स हैं वो काफी मेरे साथ उन्होंने स्टैंड लिया और वो अब तक मेरे साथ खड़े हुए, और वो मुझे इस चीज पर जो है पूरी सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ बेटा आप आगे पढ़ो और आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। ठीक हो गया। अब्दुल्ला, आप बताएं कि आप अगर लॉ में आए हैं, मेल जो है ये तो मेल प्रो सोसाइटी आप इसको कहेंगे, तो जैसे नरा ने बताया कि हमारे यहाँ पे अलमिया है कि जब खवातीन एजुकेशन हासिल करना चाहती हैं तो उन पर तनकीद शुरू हो जाती है, और उनको फिर माँ बाप ने सपोर्ट किया और आज वो अपना आखिरी साल में है और उम्मीद है कि आप बेहतर परफॉर्म करेंगी। तो अब्दुल्ला, आपके ऊपर कोई प्रेशर आया होगा, आप लॉ कर रहे थे, और ये बताएं कि आप लॉ में आए क्यों? देखिए, लॉ में आने का मकसद यही है कि जो मुआशरा है उसको तब्दील करना है, उसको जो रिफॉर्म्स की जरूरत है वो मेरे ख्याल में ये प्रोफेशन एक अच्छा रास्ता है जिसपे आप चल के तो रिफॉर्म्स ला सकते हो, बजाय जो दूसरे प्रोफेशन है वो इतना आपने कहीं ये तो नहीं देख लिया वकील खड़े पुलिस वाले को थप्पड़ मार रहे हैं? मैं इस बारे में इंस्पायरेशन ऐसी तो नहीं। मैं समझता हूँ ये बहुत ज्यादा गलत बात है। दो किस्म की ताकतें हैं, दो किस्म की ताकतें, एक कलम की ताकत है, एक ताकत जो है ये डंडे मार वगैरह। तो मैं ये समझता हूँ कि जो ताकत है ना कलम की, उसको अगर इस्तेमाल किया जाए तो फिर मुआशरे में अच्छी रेवोल्यूशंस आती हैं। अगर दूसरे रास्ते इस्तेमाल किए जाएं तो फिर मुआशरा तरक्की नहीं करता किसी भी सूरत। तो ठीक है। अच्छा जुनैरा, आप ये बताएं कि आपका लास्ट ईयर है LLB का, आप एक निजी कॉलेज की तालिबा हैं, तो आपके कैरियर में आप क्या मतलब एक आम सी स्टूडेंट हैं या आपने कोई मतलब अचीवमेंट्स की हैं, कोई अवार्ड हासिल किए हैं अपने कॉलेज की तरफ से? जी जी बिल्कुल, मैं लास्ट मेरा 3 ईयर का रिजल्ट आ चुका हुआ है। जैसे कि ये हमारा 5 ईयर का सिस्टम है, एनुअल सिस्टम है, ठीक है। तो हमारे कॉलेज वालों ने जब इसका एग्रीगेट निकाला तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 3rd पोजीशन है। माशाल्लाह, आपको मुबारक हो जी। ये भी बात आपने इस प्रोग्राम में बताई, आपको मुबारक पेश करते हैं और दुआ देते हैं कि अल्लाह आपको मजीद कामयाबियां दे। तो ये बताएं कि जो ड्रॉबैक्स हैं जिस कॉलेज में आप पढ़ती हैं, आपने उधर क्या देखा है? क्या फीमेल कंफर्टेबल है कॉलेजेस के अंदर, या उनको वहां पे भी, एक तो घर था ना आपने बताया कि अभी आपने ये सोचा ही है कि मैंने लॉ करना है या मैंने आगे फर्दर एजुकेशन मैट्रिक के बाद हासिल करनी है, तो साथ ही आपके ऊपर लोग हमलावर होना शुरू हो गए, तो आपने उसको मैनेज किया। तो ये बताएं, जब आप कॉलेज में आ गई हैं, आपने LLB स्टार्ट कर दी, देन वहां पे भी आपको किसी किस्म का कोई आपने महसूस किया हो कि यार ये क्या है,
पहले घर था, अब कॉलेज है, हमें माफ ही नहीं किया जा रहा। कोई ऐसी वाकया हुआ आपके साथ? जी बिल्कुल, जब हम लोगों ने LLB में भी न्यू एडमिशन ही थे, क्योंकि आप जो है यहाँ पर सिस्टम ये है हमारी वकालत का कि यहाँ पे औरत की तादाद जो है वो मर्द की निस्बत बहुत ज्यादा माइनॉरिटी में है। तो जब हम लोगों ने यहाँ पर एडमिशन, जुनैरा सॉरी मैं बात काट रहा हूँ, इस वक्त जो फीमेल्स की तादाद है ना जी, वो 52% हो गई है, तादाद ज्यादा है। मगर ये जो हमारी सोसाइटी है ना, ये मेल प्रो सोसाइटी है ना, फीमेल को डिस्करेज करती है। ऐसा ही है। तो जब हम लोग अपने कॉलेज में आए, क्योंकि हमारे कॉलेज में भी गर्ल्स की माइनॉरिटी ही है, ठीक है, वो इसलिए है ना कि उनको इजाजत नहीं मिलती। यही बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब हम लोगों ने यहाँ पे एडमिशन लिया तो हमारे उस्ताद इकराम ने भी हमें बकायदा यहाँ पर ये बात कही कि आप फीमेल हैं तो आपने लॉ को कैसे ज्वाइन किया। अच्छा। जब हमें अपने उस्ताद इकराम की तरफ से ये बातें सुनने को मिली कि वकालत में लड़की की कोई इज्जत नहीं होती, उनके पास कोई क्लाइंट नहीं आता, क्योंकि क्लाइंट जो है वो लॉयर, जो फीमेल लॉयर है उस पर ट्रस्ट नहीं करता कि यार ये जो बंदी है ये एक अच्छी लॉयर बन सकती है, या ये मर्द की निस्बत हमें कैसे जिताएगी हमारा केस। तो हम लोगों ने जब ये सारी बातें सुनी तो हम लोग बहुत ज्यादा डिसहार्ट हुए कि यार मतलब हम लोग यहाँ पर आ गए हैं, तो यहाँ पर आने के बावजूद हम पहले सोसाइटी को फेस करके आए और अब यहाँ पर आके उस्ताद इकराम की बातें सुनने के बाद हम इस सोच में पड़ गए कि हमें आगे इस चीज को कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मतलब हमें प्रैक्टिस में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, यहाँ हम सिर्फ अपनी स्टडी को ही कंटिन्यू रखें और प्रैक्टिस को छोड़ दें। मतलब कॉलेज में भी आपको सेम उन्हीं चीजों का मुकाबला करना पड़ा जो कि आपको रिश्तेदारों और घर से मिल रही थी चीजें। ऐसा ही ठीक हो गया। अब्दुल्ला, आप तो मेल हैं, आप तो मतलब जो है मेल प्रो सोसाइटी में रहते हैं, तो आप भी इसमें रोशनी डालें कि जो है आपने अपने कॉलेज के अंदर, मतलब एक तो जुनैरा ने बताया ना अपना फीमेल होने के नाते कि उनको यही प्रेशर था कि आप कैसे आगे। आप ये बताएं कि आपकी नजर में आप कॉलेज में आगे, आपको वो वाली बात तो कोई नहीं कहेगा जो जुनैरा को कह रहा है, आपने क्या देखा, आपको किन चैलेंजेस का सामना है, आप उस चीज में रिफॉर्म चाहते हैं कि यार कॉलेज के अंदर ए गल गलत हो रही है, मैंने अगर कॉलेज बनाने का मौका मिले ना तो मैं इस तरह नहीं करना। जी अच्छा, इसमें जो है ना कॉलेज बनाने का अगर मौका मिले या फिर निज़ाम तालीम जो है उसको बेहतर करने का मौका मिले, तो मैं उसमें सबसे पहले ये काम करूंगा कि जो तालीम है उसको लॉ के मुताबिक स्टूडेंट्स को पूरी तरह से पढ़ाया जाए कि भाई आपका कानून है क्या, आपका कानून क्या कहता है। ये ड्रॉबैक है, ये ड्रॉबैक है, मेजर ड्रॉबैक इसको आप कहेंगे जी। यहाँ दाखला ले लिया है, हाँ, तो अगो क्लासा नहीं हो रही, आगे क्लासा नहीं हो रही। यहाँ पे स्टडी जो क्लास अगर हो भी रही है ना तो वो पूरी तरह से पढ़ाया नहीं जाता, जो कोई रट्टा सिस्टम है ना, बस वो के जी पिछला पेपर देख लो, जो वहां पे आया हुआ है वही रिपीट हो ही जा रहा है, उसे कोई लेके हम चलेंगे। पीपीसी में जो सेक्शंस हैं 511 या सीआरपीसी मुकम्मल है, इनको पढ़ाया नहीं जाता। जब स्टूडेंट आगे जाता है प्रोफेशनल लाइफ में तो उसको ये नहीं पता कि यार 337 क्या है, उसको बस ये पता है कि 302 में कत्ल लिखा गया है, तो मैं कत्ल की धारा मुझे पता है, लेकिन बाकी क्या है उसके हिसाब से कोई भी मालूमात नहीं होती बच्चे को। और मेरे हिसाब से जो ये प्रोफेशन है इसमें किसी भी बंदे के पास इतना वक्त नहीं है कि वो आपको आगे बैठ के पीपीसी पढ़ाना शुरू कर दे कि बेटा इसमें ये बात है, इसको आप इस तरह लेके चलें, या सीआरपीसी का जो प्रोसीजर है वो आपको इस तरह मैनेज आप कर सकते हैं और चल सकते हैं आगे। अच्छा जुनैरा, आपको पता है कि ये जो वकालत है ये एकदम पे नहीं करती जी। आपने लॉ कर लिया और आप फील्ड में आ गई, ऑफिस भी आपने बना लिया जी। या आप किसी के साथ भी बैठ गई, सब कुछ हो गया। अब यहाँ पे आपको पता है कि माली मुश्किलात का सामना करना पड़ता है जी। बिल्कुल। आप इस चैलेंज को कैसे फेस करेंगी? देखें, आप किसी भी प्रोफेशन में जाएं, वकालत से हटके भी किसी भी प्रोफेशन में, तो स्टार्ट में आपको कोई भी पे नहीं करता, किसी भी प्रोफेशन में आपको कुछ भी नहीं मिलता। तो अगर आपने आगे बढ़ना है तो उसके लिए सबसे पहले जो आपकी जरूरी चीज है वो पेशेंस है। पेशेंस के साथ साथ आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है, ठीक है। जब आप में सब्र आ जाएगा, आप में स्ट्रगल की इतनी हिम्मत आ जाएगी कि अच्छा ठीक है आप स्ट्रगल कर सकते हैं, तो मेरा ख्याल से कि फिर जब आप स्ट्रगल भी कर लेते हैं, पेशेंस भी आपको मिल जाती है, तो फील्ड खुद ब खुद आपको एक्सेप्ट करती है। तो हर चीज को बढ़ने के लिए, डेवलपमेंट उसकी होने के लिए कुछ ना कुछ टाइम लगता ही लगता है। तो इसलिए इसके लिए मैं मेंटली प्रिपेयर भी हूँ कि मैंने जब इस फील्ड में आना है तो इसके लिए मुझे ये जो है सामना माली मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ठीक हो गया अब्दुल्ला। अच्छा, इसमें मैं कुछ इजाफा ये करूंगा कि हर जो प्रोफेशन है, चाहे किसी भी प्रोफेशन में बंदा जाए, उसको उस प्रोफेशन की जो
है ना खामियां, उसको कुछ फेस करना पड़ता है, या फिर जो वहां पे मुश्किलात आती हैं उसको फेस करना पड़ता है, अगर वो उनसे डर के भाग जाए तो फिर वो इस दुनिया में किसी भी प्रोफेशन में कामयाब नहीं हो सकता। तो जहां तक वकालत की बात है, इसमें एक ये जो मुश्किल है पहली, वो माली मुश्किलात में ही आ जाता है, या तो वो बंदा अपने घर से ही सर्वाइव कर रहा होता है अपने माँ बाप पे। तो ये जो सर्वाइवल है मॉनेटरिकल इश्यूज में, अगर इसको फेस कर लिया जाए तो ये एक प्रोफेशन, मैं कहता हूँ, एक मार देता है आपको। अगर इसको एक्सेप्ट कर लिया जाए तो फिर प्रोफेशन आपको आगे एक्सेप्ट करता है। और वकालत में है ही चीज यही कि वकील जितना बुजुर्ग होता जाता है, जितना उसका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, उसको तभी ज्यादा रोजी मिलनी शुरू होती है। स्टार्टिंग के वकला साहिबान का जो है उनमें यही चीज है कि उनको फेस करना पड़ेगा और उनको सब्र के साथ आगे चलना पड़ेगा, फिर ही वो कामयाब हो सकते हैं हर फील्ड। यानी कि आप मेंटली प्रिपेयर है इसके लिए। जी, मैं ये समझता हूँ कि हर जो फील्ड है ना उसमें टॉप पे स्पेस खाली होती है। अगर आप प्रोफेशन की मार खाएंगे तब आप इंशाल्लाह टॉप पे पहुंच सकते हैं। ये एसएम जफर साहब ने अपनी किताब में भी कहा, आपने बिल्कुल जो है दुरुस्त फरमाया। अच्छा जुनैरा, जिस कॉलेज में आप पढ़ती हैं क्या को एजुकेशन है? जी बिल्कुल, को एजुकेशन ठीक हो गया। आप बताएं कि को एजुकेशन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो हमारा जो इस्लाम है उसने को एजुकेशन की बिल्कुल ममानत की है। ठीक है, हमारी इस्लाम में को एजुकेशन अलाउ है ही नहीं। लेकिन अगर हम बात करें अपनी सोसाइटी की, तो हमारी सोसाइटी इस चीज़ का तकाजा करती है कि को एजुकेशन होनी चाहिए, क्योंकि मतलब पूरी दुनिया में हमारी औरतों की तादाद मर्दों की निस्बत ज्यादा है। ठीक है, तो अगर हम को एजुकेशन के बजाय लड़कियों के लिए अलग इंस्टीट्यूशन और लड़कों के लिए अलग इंस्टीट्यूशन बनाना शुरू कर दें तो ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। तो सोसाइटी जो है इस चीज को फेस नहीं कर सकती। तो इसी वजह से अगर को एजुकेशन हमारी चल रही है तो मेरा ख्याल से एक तो हमारी सोसाइटी का ये तकाजा है, और दूसरा इसमें किसी किस्म की कोई खामी नहीं है अगर एक औरत जो है वो खुद को सेव कर चले तो। ज़हनी तौर पर मजबूत होना जरूरी है। जी बिल्कुल, ज़हनी तौर पर मजबूत होना इसके लिए ज़रूरी है। और उसके अलावा जाहिर सी बात है कि हमारा जो मुल्क है वो ना तो सऊदी अरब की तरह बापर्दा है, ठीक है, और ना यूरोप की तरह वो फहाश है। ठीक है, वहाँ की तरह हमें टोटली आज़ादी नहीं है। मतलब ना तो हम तितर में आते हैं, ना ही हम बटेर में आते हैं, ना 3 में ना 13 में। और एक और बात है कि हमारी जो कौमी जुबान है वो उर्दू है, जो हमारी सरकारी जुबान है वो इंग्लिश है, जो हमारी मजहबी जुबान है वो अरबी है। हम तो वो फंसे हुए हैं इन हालात। मादरी जुबान पे डाले ना, मादरी जुबान हमारी पंजाबी है, हम जुबानों में फंसे, हम तो उलझे हुए हैं। वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जैसे जवाद ख्वाजा साहब ने उर्दू का फैसला भी दिया हुआ है, तो उसके ऊपर भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा। मतलब सारे जो हमारे एग्जाम है जो उर्दू में थे वो अब इंग्लिश में हो चुके हैं, तो प्रमोशन जो है वो इंग्लिश को मिल रही है। तो अब उसके ऊपर कोशिश चल रही है। फातिमा कमर साहिबा हैं उर्दू विंग की सदर लाहौर की, वो बहुत मेहनत कर रही हैं कि आप इंग्लिश को रखें साथ, मगर उर्दू को जो है वो लाजिम करें कि वो हमारी कौमी जुबान है। और आर्टिकल 251 में ये उर्दू जुबान का लिखा हुआ है कि आपने अगले 15 सालों में इसको नाफज करना है। अब तो 78 साल हो गए हैं, अभी तक कुछ नहीं हो सका। ऐसा ही है। अच्छा अब्दुल्ला, आप को एजुकेशन पे क्या कहते हैं? देखें, मुआशरे की जरूरत अब बन चुकी है, क्योंकि मर्द और औरत को कंधे से कंधा मिला के शाना बिशाना काम करेंगे तो फिर मुल्क तरक्की कर सकता है। अब इसमें अगर मर्द और खवातीन इनको अलग अलग निज़ाम तालीम दिया जाए तो वो चीज बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। और मैं ये समझता हूँ कि हम जिस सोसाइटी में सर्वाइव कर रहे हैं ये हमारे लिए बहुत मुश्किल है कि हम दोनों को अलग अलग चलाएं। तो इनका साथ चलना, को एजुकेशन इस्लाम में तो ये मन है, लेकिन इस्लाम साथ ये भी कहते हैं कि अगर औरत मुआशरे में निकले तो वो अपने आप को बापर्दा रख के निकले, और मर्द अगर मुआशरे में निकले तो वो अपनी निगाहें नीचे करे। तो अगर ये दोनों लोग अपनी अपनी जो फराइज हैं उनको पूरा करें तो मेरे हिसाब से को एजुकेशन में पढ़ने में भी कोई मसला नहीं आ सकता। जी ठीक हो गया। नाजरीन, कानूनी निज़ाम तालीम की खामियां, इसके ऊपर हमारा गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। एक ब्रेक के बाद यहीं से आगाज करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक नाजरीन। मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला और जुनैरा, एक निजी कॉलेज की तालिबा और तालिब इल्म। जुनैरा, आप ये बताएं कि आप अपनी फाइनल ईयर में आप हैं, LLB 5 साल का हो चुका है। आप जब अपनी स्टडी कंप्लीट कर लेंगी, क्या आपने फैसला कर लिया कि आपने वकालत करनी है? नंबर 1, क्या आपने जुडिशरी ज्वाइन करनी है, या आप फर्दर एजुकेशन हासिल करेंगी, मुल्क से बाहर जाएंगी या नहीं जाएंगी?
देखिए, इसमें तो सबसे पहले ही बात है, मैं ये समझती हूँ कि अगर मैंने लॉ में एडमिशन ली है तो लॉ में एडमिशन लेने का पर्पस ही ये था मेरा सबसे पहले कि मैं कानून को मजीद सीखूं, मैं जितना सीख सकती हूँ मैं उसको सीखूं। तो मैं चाहती भी यही हूँ कि मैं आला तालीम हासिल करूँ, LLB के बाद मैं LLM करूँ, फिर मैं PhD भी करना चाहती हूँ। लेकिन जाहिर सी बात है, इसके साथ साथ अगर मैं अपने प्रोफेशन को लेकर भी चलना चाहूंगी, क्योंकि प्रोफेशन भी एक जो है मेरी तालीम के साथ साथ मेरी ज़रूरत है, ठीक है। तो मेरी इसमें जो प्रायोरिटी है वो सबसे पहले ये है कि मैं आगे PCS जुडिशरी जो है उसको कैरी ऑन करूं, उसका मैं एग्जाम दूं और इंशाल्लाह मैं उसका एग्जाम भी दूंगी। वेरी गुड, ठीक है जी अब्दुल्ला, आप क्या बनना चाहते हैं? आप वकील रहेंगे या आपने भी जुडिशरी ज्वाइन करनी है? नहीं, इरादा तो जुडिशरी ज्वाइन करने का यह है, सिर्फ मतलब दोनों का इरादा जुडिशरी में आने का। हाँ जी। आप जुडिशरी में क्यों आना चाहते हैं? क्या देखा आपने? जुडिशरी किस बात से इंस्पायर हो गई? तो सिस्टम डिलीवर नहीं कर रहा हमारा, तो आपने क्यों ये फैसला कर लिया कि आप समझते हैं कि यार ये ड्रॉबैक्स जो मैंने जुडिशरी में देखे हैं, तो मैं आऊंगा तो मैं जो है एक अच्छा जज बन के बैठूंगा, इसलिए करना चाह रहे हैं? जुडिशरी में आने का मकसद ये है कि जो हमारा कानूनी निज़ाम है इसको थोड़ा सा स्पीड अप किया जाए। अब जो हमारे कवानीन है, ताज़ीरात पाकिस्तान है 1860 का, CRPC है 1898 की, या CPC है 1906 की, ये पाकिस्तान बनने से भी कबल के तरीक़ेकार बताती हैं। अब तब जो लोग होते थे वो घोड़ों पे सफर करते थे, तो तब उनको 2-2 महीने की, 3-3 महीने की भी तारीखें जो पड़ती हैं वो कुछ नहीं थी कहती। लेकिन आजकल का जो दौर है और जितनी लिटिगेशंस की तादाद बढ़ गई है, मैं ये समझता हूँ कि तारीख छोटी से छोटी मुख्तसर होनी चाहिए ताकि किसी भी बंदे को इंसाफ जो है वो स्पीडली मिल सके। इंसाफ का तकाजा यही है कि वो कॉस्ट फ्री हो और वो जो है स्पीड अप हो, ताकि मुआशरा तरक्की कर सके। ठीक है, तो जुडिशरी में आने का मकसद ही है कि इस रेवोल्यूशन के ऊपर काम किया जाए, जो कानूनी निज़ाम है उसको स्पीड अप किया जाए। अच्छा जुनैरा, आप किसी से इंस्पायर हैं, किसी पाकिस्तान की कोई जिन्होंने जुडिशल साइड पे काम किया हो? आपने काफ़ी चीज़ों का मुताला किया, वो फाइनल ईयर की स्टूडेंट हैं, कोई ऐसी शख्सियत, आप जी ये जज है, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, मैंने इसकी ये चीज़ें देखी हैं, ये वकील साहब हैं, या कोई भी शख्सियत जो है जिससे आप मुतासिर हुई हों? जी बिल्कुल ऐसा है। मेरे एक अंकल हैं राना नदीम साबिर, वो सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है। मैं उनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर हूँ, मैं उनको बहुत ज्यादा देखती हूँ कि वो कैसे अपने केसेस जो हैं उनको लेकर आगे चलते हैं, और वो जो जिस तरीके से वो चलते हैं, फिर जाहिर सी बात है जब वो मेरे अंकल भी हैं और वो फिर आके हमें उस चीज़ के बारे में आगाह भी करते हैं कि बेटा सोसाइटी में ये चीज़ है, ये चीज़ ऐसे चल रही है, आपने इस चीज़ को लेकर ऐसे आगे मूव ऑन करना है। वो मतलब उसकी सारी खामियां हमें बताते हैं, सब कुछ बताते हैं, तो मैं उनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर हूँ इस चीज को लेकर। अब्दुल्ला, आप? बहुत सारे सीनियर वकला हैं जिनको अगर हम मद्देनजर रखें तो उनके काम सराहने वाले हैं, उनको अगर अपना रोल मॉडल बनाया जाए तो मैं ये समझता हूँ कि इस वकालत के पेशे में काफ़ी तरक्की की जा सकती है। उसके अलावा जो हमारे जस्टिस हैं, जैसे हाई कोर्ट के साबका चीफ जस्टिस सरदार शमीम साहब, अगर उनको देखा जाए तो उनकी भी पर्सनालिटी हमारे लिए एक रोल मॉडल है। उन्होंने काफ़ी जो है वो काम किया है इंसाफ के अंदर, तो अगर इनको देखा जाए तो इनसे काफ़ी इंस्पायरेशन मिलती है। और यही एक जो नया आने वाला वकील है उसको यही इंस्पायरेशन चाहिए होती है कि वो किस तरह अपने वकालत के पेशे में बेहतर रह सकता है और कानून के अंदर रह सकता है। ठीक है जुनैरा, आप ये बताएं कि आपने स्टार्ट में मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि आप फीमेल हैं, आपको घर का प्रेशर है, सोसाइटी का प्रेशर है, मेल प्रो सोसाइटी में हम रहते हैं, तो आप जो है आने वाली बच्चियों को क्या पैगाम देंगी? वो इन हालात का जो आपने मुकाबला किया है वो क्या बताती हैं? वो किस तरह, अगर किसी का कोई घर वाला उसको नहीं आने दे रहा, वो किस तरह अपने वालिद साहब को समझाए कि मतलब तालीम हमारे लिए कितनी ज़रूरी है? जैसे आपने बताया कि मैं एजुकेशन हासिल करूंगी तो मैं अच्छी माँ बनूंगी, अच्छी बीवी बनूंगी, मेरे बच्चे जो हैं वो आगे तालीम उनको आसानी होगी, क्योंकि अगर आप जॉब पे गए हैं तो माँ है, माँ भी पढ़ा सकती है। जी बिल्कुल। तो ये है, इसको आप क्या कहेंगी कि जो जिसको ऐसे हालात का सामना करना पड़ जाए वो बच्ची अपने आप को किस तरह निकाले इस हालात में से कि जी तू नहीं जाना, तू नहीं दाखिला लेना?
देखिए यहाँ पर बात मेरी फिर वहीं पे आ जाएगी कि अगर हम एक इस्लामी मुल्क में रह रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप अपने पेरेंट्स को इस चीज़ पे आमादा करें कि हमारा इस्लाम, हम एक मुसलमान घराने में पैदा हुए हैं, हमारा इस्लाम हमें जब इस चीज़ की इजाज़त देता है कि हम जो है तालीम हासिल करें, हम तालीम हासिल करके एक अच्छी माँ, बहन या बेटी बन सकते हैं, सिर्फ हम लोग जॉब ही नहीं कर सकते। पहले तो आप अपने पेरेंट्स को इस चीज़ पे आमादा करें, अपने आप का जो कैलिबर है वो उसको जो है दिखाएं कि हाँ हम मजबूत हैं, अगर हम बाहर निकलते हैं तो हम मर्द को फेस कर सकते हैं। हम अगर हम कोई मर्द हमारे पास आकर हमें तनकीद करता है या कुछ कहता है तो हम उस चीज़ के लिए मेंटली भी तैयार हैं और फिजिकली भी तैयार हैं कि हमें इस चीज़ का कोई भी, क्योंकि हमारे जो सोसाइटी है उसमें औरत को ज़्यादातर बाहर अब इस वजह से भी नहीं जो है वो नहीं निकलने दिया जाता कि जब ये औरत घर से बाहर जाएगी तो सबसे पहले जो है मर्द उसको बुरी निगाह से देखेगा। ठीक है, बिल्कुल। तो अगर मैं ये समझती हूँ कि अगर एक औरत जो है वो खुद को इस तरह मजबूत रखे कि वो अपने पेरेंट्स को इस चीज़ का इत्मीनान, इस चीज़ का कॉन्फिडेंस दे सके कि जी मैं घर से बाहर निकल रही हूँ और मैं बिल्कुल आपको इस कॉन्फिडेंस में लेकर जाती हूँ कि मैं बाहर जाकर अपने आप को कवर कर सकूंगी, अपनी हिफाजत कर सकूंगी, तो मेरा नहीं ख्याल कि पेरेंट्स को इससे ज्यादा कुछ और चाहिए होता है और वो आपको फुल सपोर्ट करते हैं उस चीज़ के लिए। ठीक हो गया। ज़रा हजरत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा आपकी पहली ज़ौजा थी जी, और वो बेवा थी, तो वो मक्के की ताजर औरत थी। जी जी बिल्कुल। जो बात आपने की ना मेरे ज़हन में पॉइंट क्लिक कर गया कि अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरत की तालीम पे, उसके कारोबार करने पे जी, वो उन्होंने, मेरा ख्याल है कोई ऐसी हदीस है ही नहीं कि औरत इल्म ना हासिल करे, जी जी बिल्कुल, कारोबार ना करे। अगर आप इस्लाम स्टार्ट हो रहा है अभी तो वहां पे आपने इंतखाब किया कारोबारी औरत का, जी वहां पे आपने ये क्यों नहीं कहा कि जी ये कारोबार औरत करती है, मैंने तो उससे शादी नहीं करनी, मुझे तो एक बंद कमरे की औरत चाहिए। ये तो आप इस्लाम, जो आपने अभी इस्लाम की बात की ना कि हम इस्लाम को स्टडी करना चाहिए, मैं भी इस बात के ऊपर हूं कि अगर हम सही मैनों में इस्लाम को स्टडी करेंगे ना तो हमारी बंद खिड़कियां जो है ना वो खुल जाएंगी और ये सारी बातें जो हमने बनाई हुई है ये रद्दी की टोकरी में जाएंगी। यही तो है कि हमारे जो मुल्क, हमारा जो इस्लामिक सिस्टम है वो इस्लाम पे अमल करता ही नहीं है। मतलब हमारा इस्लाम से लाने से पहले जो हमारा जहालत का एक कॉन्सेप्ट बना हुआ था, मैं समझती हूँ कि आज भी वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, क्योंकि इस्लाम आने के बावजूद भी लोग यही कहते हैं कि औरत घर से बाहर निकल रही है, वो तालीम लेने के लिए जा रही है, तो ये एक जहालत है। औरत को तो घर से बाहर निकलना चाहिए ही नहीं है। तो यहाँ पर मैं यही फिर सबको मशवरा, जो मेरी जैसी लड़कियां हैं जिनको बहुत सारी जो है घर से, रिलेटिव से या बाहर जो मुआशरे में भी निकलती हैं तो क्रिटिसाइज उन पे होता है, तो मैं यही कहूंगी कि अगर आपने एक चीज का फैसला किया, लेकिन ये अफसोस की बात है ना हमारे ऊपर, एक ये सवालिया निशान है, ये हमारा अलमिया है कि हम अपनी माओ, बहनों, बेटियों को, जैसे आपने बताया कि बाप अपने जो बेटी को बाहर क्यों नहीं भेज रहा कि जी ये मुझे बुरी निगाह से दिखेगा। जी जी देखो ना, सबसे पहला क्वेश्चन ये, हाँ, वो निगाह वाले कौन है? वो औरत को तो बुरी निगाह से नहीं देख सकती, जाहिर वो मर्द ही है। तो मर्दों को भी ये चाहिए कि वो पूरी रिस्पेक्ट दें अपनी माओ, बहनों, बेटियों को। और आपने देखा होगा कि हमने मतलब क्लास, स्कूल में भी ये स्टडी किया है कि जब हजरत फातिमा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाती थी जी, तो आप अपनी जो काली कमली, जिसको चादर कहते हैं, आप अपने शानों पे रखते थे, वो बिछा देते थे और खुद उनके एहतराम में खड़ा हो जाते थे। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये हम दो चीजें ले लें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी हजरत खदीजतुल कुबरा से, और उनके साथ उनका क्या था तरीका, जो उन्होंने उनको पसंद किया, चूज किया, वो एक कारोबारी औरत थी। हाँ जी। तो इस्लाम तो कहता है कि आप औरत काम कर सकती है, औरत को किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं है। लोग इस पे भी कहते हैं कि यार तो दफ्तर जाती है, मतलब हर बात में हमने नेगेटिविटी रखी हुई है। जी, इस्लाम ने औरत को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दी है, लेकिन हमारा जो आजकल का मुआशरा है वो औरत को कुछ समझता ही नहीं है। समझते नहीं। ये तो फिर औरतों को चाहिए ना कि वो, जैसे आप निकलेंगी, आप इसके ऊपर काम करें। जी, अगर आप काम करेंगी तो इस चीज में कमी आएगी, अवेयरनेस आएगी। जी जी, कि औरत का मुकाम, यार जो अल्लाह ने प्रोटोकॉल्स औरत को दिए हैं, क्या हमारा मुआशरा कम से कम वो दे रहा है? जो आपके आएगा नहीं, सिफर आएगा।
जी जी। दूसरी बात यह है कि हाँ, अब्दुल्ला आपकी तरफ बढ़ूंगा, आप क्या कहते हैं इसके ऊपर? मैं इसके ऊपर ये कहता हूँ कि जो हमारा मुआशरा अरब का था या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले का दौर अगर हम देखें तो उसमें बेटियों को तो जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, कोई पैदा होती थी तो उसको उसी टाइम में दफना दिया जाता था कि ये हमारे लिए बेइज्जती का मकाम पैदा करेगी आगे जाके। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए तो उनकी जो तालीमात हैं वो हमें यही सिखाती हैं कि जो औरत है उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि अगर औरत ने मुआशरे में निकलना है तो अगर कोई उसको ये महसूस है ना कि यार कोई बंदा मुझे बुरी निगाह से देख रहा है या किसी के दिल में मर्ज है, तो इसमें कुरान पाक में भी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि जब तुम निकलो जमाने में तो जो मर्द हजरात हैं उनके साथ अपना लहजा जो है वो सख्त कर लो, ताकि अगर किसी के दिलों में कोई मर्ज है तो वो बाकी ना रहे। तो मैं यही यहाँ पे सबको अपनी बहनों को कहना चाहूंगा कि अपने जो लहजे हैं उनको तल्ख कर लिया जाए, ताकि किसी के दिल में अगर कोई मर्ज है तो वो बाकी ना रहे। और मुआशरे की जो जरूरियात हैं तालीम के हवाले से और तरक्की के हवाले से उनमें शाना बिशाना काम किया जाए। ठीक हो गया। जुनैरा, आप ये बताएं कि आपके ख्याल में जो हमारा कानूनी निज़ाम है इसको बेहतर करने के लिए किन इस्लाहात की जरूरत है जो आपने अब तक देखा है कि यार यह चीज गलत है, यह चीज गलत है, इस तरह नहीं होना चाहिए? आपने अब तक जो है ना, जो देखा है ना, वो बताएं। देखिए, हमारा जो कानूनी निज़ाम है इसको बहुत ज्यादा जो है इसमें इम्प्लीमेंटेशन होने की जरूरत है, रिफॉर्म्स की भी साथ साथ। जी, उसके साथ साथ रिफॉर्म्स की भी जरूरत है, क्योंकि हमारे यहाँ जो कवानीन है वो जैसे सर ने बात की कि वो बहुत ज्यादा पुराने हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि यहाँ पर जो हमारे नए कवानीन जिनकी इम्प्लीमेंटेशन जरूरी है, क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है वो तरक्की कर रही है, जबकि हमारे जो कवानीन है वो बहुत ज्यादा पुराने हैं, नई तरह से क्राइम हो रहे हैं, नई टेक्निक्स के साथ क्राइम हो रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर जो सजाएं इम्पोज की जाती हैं वो बहुत पुरानी है, वो पुराने कवानीन की हैं। तो यहाँ पर कानून की इस्लाहात के लिए मैं ये समझती हूँ कि हमारा जो कानून है उसको बेहतर बनाने की जरूरत है। और इंशाल्लाह जब मतलब मैंने जो कोशिश करनी है वो यही है कि मैं जब PCS का इम्तिहान दूं और इंशाल्लाह उसको कवर भी करूं और आगे जाकर फिर मैं इसी चीज के ऊपर काम करना चाहूंगी। कोई एक चीज आप बताएं कि आपने देखा कि यार ये वाली जो खराबी है ना, इसको ये ठीक होनी चाहिए, इसको लाजमी तौर पे मैं कोशिश करूँ, कोई एक चीज आपके ज़हन में हो? सबसे पहली बात ये कि हमारे मुल्क में इंसाफ मिलता ही नहीं है। ठीक है, लोग जो मतलब पुलिस का रवैया है, अगर कोई अक्रस हो जाता है तो आप उसकी एप्लीकेशन देते हैं तो आपकी FIR दर्ज कराने के लिए जो आपको वो जूतियां घिसानी पड़ती हैं, सिफारिशें लानी पड़ती हैं, रिश्वत देनी पड़ती है, क्या क्या सारा वो सिस्टम, खराब सिस्टम। वो पहला उस जो है पहली सीढ़ी है इंसाफ की, पहली सीढ़ी है। लोग वहीं पे ही आकर बिल्कुल थक जाते हैं। वो कहते हैं कि अगर हम लोगों ने FIR करवानी, FIR के तो बाद का प्रोसीजर है कि आपने अदालत जाना है, वहां पे जाके आपको इंसाफ मिलना है। जब हम पुलिस स्टेशन ही जाते हैं, वहां पे जाके पहले जो एक गरीब बंदा है वो वहां पे जाके ना तो पुलिस वाले जितनी रिश्वत उनसे मांगते हैं या उनसे डिमांड करते हैं वो तो बंदा दे ही नहीं सकता। मतलब ये कि इस सीढ़ी पे जो अमीर लोग हैं वो तो आगे चले जाते हैं, इंसाफ उनको मिल जाता है, लेकिन जो एक गरीब बंदा है वो बेचारा बेगुनाह ही मारा जाता है। जी अब्दुल्ला, आप क्या कहेंगे? कानूनी कौन सी कानूनी इस्लाहात इस वक्त आप मैंडेटरी समझते हैं कि यार ये अगर हो जाए ना तो चलो 80% हमारा मुआशरा खराब है, उसमें से 20% जो है वो एकदम डेफिशिएंसी आ जाएगी खराबी में? देखें, जो पाकिस्तान हमारा इस टाइम चल रहा है सिचुएशन, वो एक पुलिस स्टेट बन चुकी है। बिल्कुल बात मैडम ने ठीक की है। हमें इसी चीज से ही आगे बढ़ना है। जब हमारा पुलिस का निजाम बेहतर हो जाएगा ना तो फिर हमारा काफी हद तक इंसाफ बेहतर हो जाएगा। अब इसमें जो सेक्टर्स की डिवीजन है उसमें भी अगर देखा जाए तो जो ताकतवर एक सेक्टर है बैंकिंग सिस्टम, वो काफी स्पीडअप है, उनका कोई जो है इशू खड़ा नहीं होता, क्योंकि कोई खराबी भी नहीं है, कोई रिश्वत भी नहीं मांगता। देखो ना, ये हम तीनों कहते हैं जी बिल्कुल, कि आप अपना चेक आपने जाके प्रेजेंट किया है तो आपको किसी कैशियर ने ये नहीं कहना मैं रख लिया जी कल नहीं जी, मतलब कोई इस तरह सिस्टम ना चल रहा हो, उनको फौरी तौर से रिलीफ मिल जाता है। हाँ जी बिल्कुल, वो आपको 1 मिनट के अंदर जनाब आपके पैसे, आपका इत्मीनान, असल चीज आ गया कॉन्फिडेंस। जी जी ठीक है। तो यहाँ पे वही बात है कि अगर आपने पुलिस से
बाहर निकलना है इसके निज़ाम से, तो फिर सबसे पहले पुलिस को ज़रूरत है कि वो अपने आप को ठीक करे, ताकि, और मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे जो रियासत है उसको भी पुलिस की तरफ फोकस करना चाहिए, ना कि वो नए से नए जो इदारे हैं उनको तरतीब देती जा रही है। डॉल्फिन फोर्स बना दी। अब ये तो मुल्क की अवाम के ऊपर ही बोझ है ना कि वो बेचारे पुलिस वालों की तनख्वाहें भी टैक्सेस के जरिए से बर्दाश्त कर रहे हैं, अब वो डॉल्फिन की भी तनख्वाहें बर्दाश्त करें, तो वही काम जो मोबाइल पुलिस करती है वही काम डॉल्फिन कर रही है। अब अगर हमारी मोबाइल पुलिस बेहतर हो, अपना अब्दुल्ला मैं आपको कट करूंगा यहाँ पे आपकी बात को, शायद कि मेरा तजर्बा शायद ज्यादा हो या मैं मुझे कहना नहीं चाहिए अपने आप, जो ये पुलिस की रिफॉर्म्स है ना ये 2002 में हुई थी पहले, ठीक हो गया। अब आपने जहां तक डॉल्फिन पुलिस की बात की ना, डॉल्फिन पुलिस रैपिड रिस्पॉन्स है जी बेसिकली। मैं इसी रैपिड रिस्पांस की ही बात करूं कि अगर ये चीज हमारी पुलिस को दी जाए, आम पुलिस को दी है ना, आप देखें कि अगर आम पुलिस है वो एक गश्त हो रहा है गाड़ी पे, कॉल चलती है जी इनसाइड लाहौर के अंदर कोई वाकया गुजर गया, गोलियां मार गया, डॉल्फिन अगर वो कंट्रोल रूम से कहेंगे जी दूसरी पुलिस तो आएगी, वहां पे एसपी साहब भी आते हैं, डीएसपी साहब भी आते हैं, डॉल्फिन वालों के पास है बाइक्स, ठीक है, वो भी हैवी बाइक्स, वो जल्दी से गलियों में भी जा सकते हैं। मैं तो वैसे डॉल्फिन पुलिस का हुकूमत का ये जो इकदाम है ना डॉल्फिन पुलिस वाला, मैं तो इसको अप्रिशिएट करता हूँ जबकि ये बनी है, और मैं कहता हूँ इसको बढ़ाओ, खसूसी तौर पे जहां पे क्राइम की रेशो ज्यादा है, जराइम ज्यादा है। तो आप जो बात कर रहे हैं ना कि जी हम अपनी तनख्वाहों से दे रहे हैं, ये सारा टैक्स से पैसा दे रहे हैं, देखिए अगर वो पैसा सही जगह पे लगेगा ना तो आपको उसका अफसोस नहीं होगा, दुख नहीं होगा कि मेरा पैसा जाया हो रहा है। तो पुलिस तो ऐसा डिपार्टमेंट है कि कोई भी वाकया जहां पे होता है सबसे पहले आपने इतला ही पुलिस को देनी जी। तो मैं तो ये, हाँ आप जो बात कर रहे हैं आप पूरी कर लें बात। मेरी बात यही है कि अगर हम हिस्ट्री में देखें ना, थोड़ा सा पीछे जाएं कुछ चंद साल कबल, तो डॉल्फिन से पहले पुलिस भी इसी तरह ही जो है गर्दिश करती होती थी, ठीक हो, लेकिन अब इस चीज को नहीं देखा जाता, यहाँ पे ज्यादा डॉल्फिन ही नजर आती है। और पुलिस के तो फिर वही मामला है कि आपका अगर कोई जुर्म हो गया पहले फोन करो, और बेचारे का अगर मोबाइल ही छीना गया तो वो फोन कहाँ से करे। ठीक हो गया। लास्ट 3 मिनट है जी आपके पास जुनैरा, 1.5 मिनट आप लेंगी और 1.5 मिनट आप लेंगे। आप अपनी तरफ से व्यूअर्स को, हमारे व्यूअर्स को क्या कहना चाहती हैं आप बताएं। तो जो है वो जो हमारे न्यू एंट्रेंट्स हैं या आपने 4 साल तालीम के अंदर लगाए हैं, आप उसके ऊपर कोई बात करना चाहती हैं, कोई मैसेज देना चाहती हैं कि स्टूडेंट्स को ये वाला रास्ता इख्तियार करना चाहिए, वक्त ना ज़ाया करें, किसी भी टॉपिक पे कोई बात करना चाहती हैं तो आप बताएं। जी बिल्कुल ऐसा है। मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगी कि जो हमारे निजी कॉलेजेस हैं, ठीक है, उसके माहौल को बेहतर होना चाहिए। वहाँ पर कुछ खराबियाँ हैं, सिर्फ माहौल मतलब बच्चों के माहौल को लेकर ही नहीं, हमारे इंतज़ामिया में भी बहुत सारी खराबियाँ हैं वहाँ पर, ठीक है, कि जैसे हमें जो हमारा एनुअल सिस्टम इसमें आ जाता है, और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो वहाँ पर एक सेमेस्टर सिस्टम भी आ जाता है। तो ये दोनों चल रहे हैं अभी, ये दोनों सेमेस्टर भी और एनुअल भी? जी जी बिल्कुल ऐसे ही, एनुअल सिस्टम भी चल रहा है, सेमेस्टर सिस्टम भी चल रहा है। एनुअल किधर चल रहा है और सेमेस्टर कहाँ पे चल रहा है? अब ये जो पंजाब यूनिवर्सिटी है, ठीक है, ये एनुअल सिस्टम चला रही है, जबकि दूसरी हम अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज देखें तो वहां पर सेमेस्टर सिस्टम ही चल रहा है। ये जो दूसरे कॉलेजेस हैं, निजी प्राइवेट कॉलेजेस, ये अंडर द पंजाब यूनिवर्सिटी नहीं काम कर रहे? ये जो निजी कॉलेजेस हैं तमाम, ये कुछ कॉलेजेस एफिलिएटेड हैं पंजाब यूनिवर्सिटी से, जो अगर दूसरे शहरों में देखें तो कुछ बहाउद्दीन ज़िक्रिया से भी एफिलिएट करते हैं। लेकिन ये जो कॉलेजेस हैं ये तो एनुअल सिस्टम पे चला रहे हैं सारा ये सिस्टम एलएलबी का, लेकिन जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर है, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया है, ये सेमेस्टर सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं। अब मैं ये समझता हूँ कि एनुअल सिस्टम में एक बच्चा पूरा साल तालीम हासिल करता है, उसके ज़हन में कुछ ना कुछ बैठा रह जाता है, लेकिन जो सेमेस्टर सिस्टम है उसमें 6 महीने का सेमेस्टर होता है, कुछ सिलेबस पढ़ा के 3 महीने में मिड लेते हैं, मिड के एग्जाम, और उसके बाद वो खत्म, बस गई बात, अगले 3 महीने जी मैं एनुअल सिस्टम को, वो तो बोझ बन जाता है कि आपने अलिफ से लेके जेड तक इम्तिहान सर पे आ गए। आपको जो सेमेस्टर सिस्टम है ना वो अंगेज रखता है, जो मैंने इसमें सबसे बड़ी बात देखी है कि यार मेरा सेमेस्टर चल रहा है, मैं पास ना किया तो मैं आगे नहीं जा सकता। मैं फिर एनुअल में आप पता क्या करते हैं, अभी 7 महीने गुजर गए हैं, 4 महीने है जी इम्तिहानों में, पढ़ लांगा, लम्मा पे है, जब 2 महीने रह गए तो उसने जाके जनाब ना इधर की समझ आ रही ना उधर, फिर वो आप वाली रटे वाली बात आ जाती है। तो बहुत शुक्रिया जुनैरा आपका और अब्दुल्ला, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। नाजरीन
हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। इसी के साथ अपने मेज़बान एडवोकेट फवाद मुनीर मुगल को इजाज़त दें। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।